हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोग सुन रहे हैं डेविल इज नॉट योर वाइफ चैप्टर 21। आर्या को मिली आय से सज़ा। आर्या की ऑफिस। आय की बातें सुनकर तो सब एक बार फिर से शौक हो गई। इस बार तो राका भी शौक हो गया था। मतलब उनकी हैवान और शैतान बॉस को भी कोई सज़ा देगा, ये अजूबा कैसे हो सकता। वही आर्या तो सामने से एक्सप्रेशनलेस बस आय को दिख रहा था, पर वो मन ही मन सोचने लगा कि लिटिल पन्नी तो मेरे ही बैंड बजाने में तुली हुई है, वो भी मेरे कर्मचारी के सामने। वो मनी मन बेचारगी से आय की तरफ देखता है। अब बेचारा कर भी क्या सकता था, प्यार क्या तो डरना क्या। आय अभी भी सबको बारी बारी से घूर रही थी। उसके घूरने की लिस्ट में आर्या भी शामिल थी। दूसरी ओर आर्या को छोड़ सभी लोग यही सोच रही थी कि आय आर्या को क्या सज़ा देगी। उन्हें अपनी सज़ा की चिंता नहीं थी, वो तो देखना चाहते थे कि उनका बॉस सज़ा पूरी करते हुए कैसे लगता है। वो भी पहली बार किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत की थी कि वो आर्या सिंह राठौर को सज़ा दे, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। वो सब बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। वही आर्या तो बस यही सोच रही थी कि उसकी लिटिल बन्नी ने अब उसके लिए क्या सोचा। अपने छोटे से दिमाग में आर्या को उसको सज़ा पूरा करने में कोई भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि उसे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। उसे ये भी पता था कि उसे किसी ने सज़ा नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आर्या सिंह राठौर के खिलाफ जाके कोई कदम उठाए। सभी अपने अपने सोच में गुम थे कि तब आय की प्यारी सी आवाज़ सबके कानों में पड़ती है और सब अपने अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और आय को देखने लगते हैं, जो बोल रही थी, अगर यहाँ पर लेडीज होती तो मैं उसके नाखून और बाल काट करवा देती, क्योंकि उनको उनसे बहुत प्यार होती थी। लेकिन आप लोगों को क्या सज़ा दूँ? मिस्टर हैंडसम, आप बताओ, लड़के लोगों को क्या पसंद होता है? इतना बोल आई अपने होठों को पाउडर बनाकर सोचने लगती है। इस समय वो सोचते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। आर्या तो उसे देखकर बस देखते ही रह गया और सोच भी रहा था कि उसकी लिटिल बन्नी उसे ही सजा देने के लिए उससे पूछ रही है। भला आज तक ऐसा किसी ने किया था? सच में लिटिल बन्नी सबसे अलग है, इसलिए वो मेरे दिल में है। वही सब आई को देखने लगता है और सोचता है कि उनकी लेडी बॉस कितनी ज़्यादा मासूम है, वही उनके बॉस कितने ज़्यादा शैतान हैं। राका और कुश ने तो सबको पहले बता दिया था जब वो लोग सभी को बुलाने गए थे। वो सब तो बस ये देखना चाहते थे कि आई सबको क्या सज़ा देगी, वो भी विशेष रूप से आर्या को। वो लोग सोच रहे थे कि आई बहुत ज़्यादा मासूम है तो वो दे तो क्या सज़ा देगी, पर बेचारा जानते नहीं थे आई छोटी शैतान है, उसकी सज़ा भी हट के रहती थी। अब तो आज उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर कैसे सज़ा देती है आई। वही कुछ तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था ये देखने के लिए कि उसकी छोटी बहन उसकी बॉस को क्या सज़ा देगी, क्योंकि वो जानता था कि आई की सज़ा हटके और बड़े ही मज़ेदार रहता था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी आई अपनी प्यारी सी आवाज़ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उत्साहित और खुशी से भरी हुई कहती है, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या सज़ा देनी है आप सबको, लेकिन हाँ मिस्टर हैंडसम, आपके लिए अलग सज़ा मिलेगी और आप सबको अलग, ठीक है? वो किसी सख्त शिक्षक की तरह सबको अपनी तर्जनी दिखाते हुए कहती है और सभी उसकी बातों से अपनी मुंडी हिलाती है। आर्या भी हमेशा लेता है, जो इस समय हैंडसम से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन आज तक शायद किसी ने नहीं देखा। आई फिर अपनी आवाज़ में ठंडा करते हुए कहते हैं, हाँ तो मिस्टर हैंडसम, आपको पुशअप करनी होगी, वो भी मैं आपके ऊपर बैठूंगी। इतना बोल आई फिर बाकी सब की तरफ मुंह करते हुए कहती है, और आप सब बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप सबको उठक बैठक करनी होगी। सब ने सोचा ये तो बहुत आसान है, पर आई के आगे की बात सुनकर सबके मुंह खुला का खुला रह गया, सिर्फ आर्या को छोड़ के, क्योंकि वो यही सोच के मन ही मन खुश हो गया था कि उसे अपने ऊपर आई को बैठाते हुए पुशअप करना है। आई फिर से बोलती है, आप सबको तब तक पुशअप और उठक बैठक करना होगा जब तक मैं मना नहीं करती, और अगर उससे पहले कोई उसे रोका तो उसको और भी बड़ी सज़ा मिलेगी, तो सोच लेना आप सब। आई इतना बोल सबको घूरने लगती है, क्योंकि अभी तक उसकी बातों पे किसी ने हाँ नहीं बोला था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बातों का जवाब न दे, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, आप सब समझ गए ना? फिर हाँ क्यों नहीं बोल रही हो? चलो जल्दी से हाँ बोलो फटाफट से। आई को चिल्लाते देख सब शौक हो गया था, लेकिन किसी को उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, इसलिए सबने किसी आजाकारी छात्र की तरह एक साथ हाँ बोली
और अपना सर हमें हिलाया। ये देखकर आई को बहुत सुकून मिला और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये देख के कि सब उसकी बातें मान रही है। आई फिर से बोलती है, चलो अब जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ और मिस्टर हैंडसम आप अपना ब्लेजर निकल दीजिए ताकि आप कंफर्टेबल महसूस करें। और कुश भाई आप सब पे नज़र रखिए, ठीक है? उसकी बातें सुनकर कुश प्यार से कहती है, हाँ लिटिल मैम, जैसा आप कहे। वही आर्या भी बिना कुछ बोले अपना ब्लेजर उतार देता है। उसने ब्लैक टैक्सीडो पहना था। ब्लेजर उतरने के बाद उसका सीना साफ साफ दिख पा रहा था। सिर्फ शर्ट और पैंट में वो कमाल का लग रहा था। इस समय तो उसे देखकर कोई भी घायल हो जाए। वही आई उसे देखकर उसमें कहीं खो गया। वो सोचने लगी कि अगर आर्या ऐसे किसी दूसरी लड़की के सामने आ गया तो वो लड़की आर्या के पीछे पागल ही हो जाएगी। जिसे सोच के आई की मुट्ठी खस गई। वही आर्या जब आई को देखता है तो उसकी सारे जज्बातों को समझ जाता है। उसके होठ थोड़े ऊपर उठ जाता है और उसके चेहरे पर डेविल मुस्कुरा आ जाती है। उसे भी यही चाहिए था कि जिस हद तक वो आई के लिए पागल और दीवाना है वैसे भी आई उसके लिए उसी तरह पागलपन और दीवानगी दिखाई दे। वो चाहता था कि आई उसे छोड़कर किसी और मर्द को ना देखे। वो भी आई की सनक बनना चाहता था और इस समय आई उसके लिए सच में बहुत पॉजिटिव हो रही थी। अगर आई का बस चलता तो वो आर्या को एक कमरे में बंद कर देती और खुद को छोड़ किसी और को देखने नहीं देती, फिर वो चाहे कोई क्यों ना हो। आई अपनी सोच से बाहर आते हुए अपनी आंखों में चमकले बोलती है, चलो फिर जल्दी से सब शुरू हो जाओ। मिस्टर हैंडसम आप भी शुरू हो जाइए। आई के इतना बोलते ही आर्या ने अपना सिर हमें हिलाते हुए अपने हाथों से आई को अपने पास आने की इशारा किया, क्योंकि इस समय आई सबसे बीच में खड़ी थी। आई भी आर्या का इशारा समझते ही उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वही बाकी सब अपनी अपनी पोजीशन में आ जाती है। सच में वो नज़ारा देखने को बहुत ही हसीन होगा, जहाँ कर्मचारी के साथ साथ बॉस को भी सजा मिल रही हो। वो भी ऐसा बॉस जो कोई शैतान का भी शैतान है। इतिहास में आज एक ऐसी घटना घटने जा रही है, वो भी हमारी प्यारी आई के द्वारा। फिर क्या था, सब शुरू हो गई और आई भी आर्या के ऊपर मस्त अपने दोनों पैर उसके दोनों साइड किए हुए बैठे थे। आर्या को तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उसके ऊपर बैठा है। आई सच में बहुत ज़्यादा हल्की थी। बाकी सब उठक बैठक कर रहे थे। अभी तक किसी ने 10 उठक बैठक नहीं की थी। उतने में ही वो लोग डगमगाने लगे। उनका पैर उनके साथ छो रहा था। उनके पैर हल्के हल्के कांप रही थी। वही दूसरी तरफ आर्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इतनी मस्त बॉडी उसने ऐसे ही थोड़ी बना ली थी। वो जिम में अपनी पसीने बहा के इतनी बॉडी बना सकता था। आर्या लगातार 500 भी ज्यादा पुशअप कर सकता था, वो भी बिना थके हुए। आई तो मस्त आर्या के ऊपर बैठ के कुछ से कुछ स्नैक्स मंगाकर खाते हुए आनंद ले रही थी और आज सच में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सबको अपने इशारे पर नचा के। पहले भी वो लोगों को अपने इशारे पर नचाती थी, पर आज तक एक साथ इतने सारे लोगों को उसने कभी ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ देर बाद आई सबको देखती है तो उससे बहुत दया आती है। सबको एसी में भी पसीना आ गया था। फिर वो आर्या को देखती है तो उसे और भी बुरा लगता है, क्योंकि आर्या भी पसीने से भीग गया था। वैसे आर्या को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, पर आई को बहुत बुरा लग रहा था। पर उसकी एक आदत थी, वो जल्दी अपनी भावना किसी को नहीं दिखाती थी, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। आई फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए जोर से कहती है, सुनो सुनो सब, आप सब लोग रुक जाइए, लेकिन आप सबको स्ट्रांग बनना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा मिस्टर हैंडसम की कंपनी को आप लोगों की वजह से नुकसान हो, समझी? इतना बोल आई आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, आप भी समझ गए ना मिस्टर हैंडसम, सबको कैसे सजा देते हैं ताकि लोग आलसी ना बने, समझे आप? अब से इस बात का ख्याल रखना। आई की ये बातें सुनकर कि कैसे सजा देते हैं, सब अपना थू बड़ी मुश्किल से निगला। आई की सजा में तो वो लोग ठीक भी हो जाएंगे। और तो और आई को दया भी आ गई तो उसने उन्हें छोड़ भी दिया। पर क्या उनके शैतान बॉस उन्हें छोड़ते? जवाब सिंपल था, कभी नहीं। अगर गलती की सजा भी बहुत भयंकर देता था। उसकी नज़रों में गलत का मतलब गुनाह, इसलिए सब उससे और भी ज़्यादा डरते थे। वही आर्या अपने मन ही मन सोचते हैं कि लिटिल बन्नी, तुम्हें बहुत मज़ा लेने की आदत है ना, तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ मेरी प्यारी लिटिल बन्नी, तब देखता हूँ कि तुम क्या करती हो अपने बचाव में। जब तुम आर्या सिंह राठौर से पंगा ले लिया तो तुम्हें भी पता चले कि आर्या सिंह राठौर किसी को उधारी नहीं रखता था, फिर वो चाहे तुम ही क्यों ना हो, मेरी प्यारी लिटिल बन्नी। इतना सोच आर्या एक डेविल स्मेल करता है
उसके दिमाग में कुछ तो आई के लिए चल रहा था। वो भी आई के लिए अब अच्छा होगा या बुरा वो वक्त ही बताएगा। वही जहाँ एक तरफ आई और आर्या अपने में व्यस्त था, अपनी जिंदगी की खूबसूरत पलों को जी रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी जिंदगी में एक तूफान आने के लिए तैयार करती थी। अब ये आई और आर्या के लिए कितना ज़्यादा तूफान लगा ये तो आगे जाकर पता चलेगा। दूसरी तरफ रणवीर में इस समय वहाँ केवल लेडीज ही था और घर के सारे जेंट्स अपने अपने काम पर गए थे। लेडीज में आर्या की दादी माँ लक्ष्मी जी, माँ अंशिका जी और चाची दिव्या जी के साथ बैठ के कुछ बातें कर रही थी। दिव्या जी खुश होकर कहती है, माँ आपने देखा था उस दिन जब आई बिटिया यहाँ पर आई थी तो आर्या का बिहेवियर बदला गया था। वही उनकी बातें सुनकर दादी माँ पहले से अंशिका जी अपने उत्साहित आवाज़ में कहती है, हाँ हाँ दिव्या तुमने सही कहा, उसके आने से तो हम सब कितने ज़्यादा खुश हो गए थे। और आर्या तो पहली बार किसी लड़के को टच किया था और उसे कोई रसेस भी नहीं आया था। ये देख के तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। दादी जी उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सही कहा, वो तो हमारे घर की खुशियों का पिटारा लेकर आई है और खुशियाँ लेकर आती भी क्यों नहीं। आखिर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त की पोती जो है। जी हाँ, हर्षवर्धन जी और संभव जी के साथ उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो सब स्कूल के साथी थे। वो सब ऐसे ही आई और आर्या की बातें करते हुए खुश हो रही थी। तभी किसी की बहुत जहरीली आवाज़ उनके कान में पड़ती है, जिसे सुन उन तीनों का मुंह बन जाती है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस आवाज़ को पहचान लिया है और उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी वो आवाज़ सुनकर। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी, क्या बात है, आप सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, क्या आप सब ने हमें याद नहीं किया। ये आवाज़ एक औरत की थी जो दिखने में खूबसूरत तो थी पर उनकी सुंदरता मेकअप का कमाल था। वैसे भी कहा जाता है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है। उसी हिसाब से अब इनके बारे में तो आगे ही पता चलेगा कि ये कैसा है। उनके साथ दो लड़की और एक लड़का खड़े थे। उन दोनों लड़कियों में से एक को देखकर खुशी थी, बाकी तो उनके लिए जैसे मनुष्यत लाए हो वैसा था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जो लेडी है उनका नाम माया है। माया सहगल एक दिव्या जी की सौतेली बहन है। इन्हें मल्होत्रा परिवार के मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें तो बस उनकी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी थी। एक किसी और से प्यार करती थी जिसे आज भी पाने की चाहत है। माया जी की दो बेटियां हैं, एक सौतेली और एक अपनी, और एक बेटा है। हाँ, लेकिन ये अपनी बेटी की शादी रणवीर परिवार के किसी भी लड़के से करवा के उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर और कुटिल है, जितना आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। उस दिन अंशिका जी ने इन्हीं के बारे में बताने के लिए राका को कॉल किया था। दीक्षा सहगल ये माया जी की सगी और बड़ी बेटी है। ये भी अपनी माँ की तरह है, प्रॉपर्टी की अंधी। संजय सहगल ये माया जी का बड़ा बेटा है। ये भी अपनी माँ और बड़ी बहन की जैसा है। लड़कियाँ इसके लिए खिलौने जैसा है। आर्या से बहुत जलता है। ये चाहता है सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए। पीहू सहगल ये माया जी की सौतेली बेटी है। ये ज़्यादा बोलती नहीं है अपनी सौतेली माँ भाई और बहन के कारण से, और ये बहुत ही ज़्यादा सीधी है और बहुत प्यारी भी है, जिसकी वजह से दीक्षा जी इन्हें परेशान करती है। बाकी का आगे जानते हैं हम। वो सब अपने आप ही बैठ जाता है क्योंकि बाकी किसी ने उन्हें बैठने को नहीं कहा था। दिव्या जी को तो गुस्सा आ रहा था कि एक क्या करने आ गई। इतना कुछ करने के बाद भी इसे चैन नहीं मिला जो अब फिर से आ गए हैं। उनका बस चलता तो वो माया जी को धक्के मार कर निकलते घर से, पर कुछ वजह थी उसके पीछे कि उन्हें चुप रहना पड़ रहा था। अब वो क्या वजह थी ये तो आगे जाकर पता चलेगी। माया जी जबरदस्ती अपनी आवाज़ में मीठी बनाते हुए प्यार से कहती है, क्या बात है मेरे प्यारी दी, आपको तो मेरी याद भी नहीं आती, ना ही आपने मुझे खुद मेरा स्वागत किया। क्या आप मुझे मिस नहीं किया। इतना बोल वो बेचारगी से अपना चेहरा लेटर लेती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा दुख हो इस बात से। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उनके जैसा बेचारा और असहाय कोई नहीं है इस दुनिया में। सच में उनकी एक्टिंग स्किल कमाल की थी। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते थे वो तो इनकी ऐसी एक्टिंग स्किल देखकर यही सोचेगी कि ये सच में कितने ज़्यादा परेशान और निराश है। वही माया जी की बातें सुनकर तो दिव्या जी के चेहरे में गुस्से से लाल हो गया। उनके हाथों की मुट्ठी कस गई। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई वैसे ही अंशिका जी उनके हाथों पे अपने हाथ रख दिया और उन्हें शांत रहने की इशारा किया। वही माया जी उनकी हालत देखकर किसी कुटिल और शैतान चुड़ैल की तरह मुस्कुरा रही थी, जैसे वो यही करना चाहती थी। दूसरी तरफ आर्या का ऑफिस।
आर्या ने आई को सबक सिखाने के बारे में सोचा तो उसके चेहरे में डेविल स्माइल आ गया। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, या फिर क्या चल रहा होगा ये भी बता सकते हैं। अभी सब थोड़ा सम्मानित थे कि सामने का नज़ारा देखकर मानो सबकी आंखें बाहर ही आ जाएगी। फिर वो सब बेहोश होते होते बचे, क्योंकि उन्हें याद था कि सज़ा के तौर पर वो फिर से उठक बैठक नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर बच पाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया हो जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि आर्या उठती है और आई उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए उसकी नरम और गुलाबी होठों से अपने लाल और सख्त होठ जोड़ देती है और आई को किस करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्मों जन्मों का भूखा हो और आज उसे जी भरकर खाना मिल गया हो। वही आई को तो जैसे झटका लगा कि अभी हुआ क्या उसके साथ। आर्या ने पहले भी उसे लिप पेक दिया था, लेकिन वो सिर्फ पेक था, लेकिन अभी आर्या उसे हंगली किस कर रहा था जिसे आई हजम नहीं कर पा रही थी। अब भाई उसकी जिंदगी का पहली प्रॉपर किस था उसकी नज़रों में। बाकी आर्या उससे बहुत बार पहले किस की हुई थी। कुछ देर तक आर्या ने उसे किस किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि अभी तक आई में कुछ मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। वो आर्या बेमन से आई के होठों को छोड़ता है और उसको छोड़ते ही आई उसके बाह में झूल जाती है। मतलब साफ था कि आई बेहोश हो गया था शॉक के कारण। आर्या का केबिन अभी भी आई आर्या के केबिन के सोफे पे मस्त सो रही थी, या फिर कह लो बेहोश थी, और आर्या अपनी कुर्सी पे बैठा था और वो आई को अपने सनक पर नजर से देख रहा था। आई इसमें बहुत ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों के कुछ लट उसके गालों पे आ रही थी जो उससे और भी ज्यादा मासूमियत और खूबसूरत बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरती और क्यूटनेस की देवी लेटी हो। वही आर्या की नज़र तो मानो आई से हट नहीं रही थी। आर्या आई को देख के ये सोच रही थी कि मेरे बस एक किस करने से ये जब बेहोश हो गई है, वो भी इतने घंटों से होश नहीं आ रही है, तो फिर इसके आगे क्या होगा। लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मुझे इस बेवकूफ़ लड़की से प्यार करना था? पर अब जब कर लिया तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब जैसा भी है सिर्फ मेरी है, और कोई इसे देखे तो मैं इसे देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो ये सब सोच रही थी एक अलग ही तरीके से, जैसे कि आई उसकी वो पोजीशन हो गया जिसे वो कभी भी किसी दूसरे के साथ देख नहीं सकता था। और यही सोचते हुए उसकी वो पल याद आ गया जब आई पैदा हुई थी और आर्या ने उसे पहली बार देखा था शंभव जी के बाहों में। तब से उसे आई से एक अलग लगाव हो गया था। उस समय उसे पता नहीं था कि उसके इमोशन क्या है या फिर क्यों है, बस उसे एक अलग इमोशन का एहसास हो रहा था। फ्लैशबैक, राठौर अस्पताल। मल्होत्रा परिवार ओटी के सामने खड़े हुए हर बाट में आगे पीछे घूम रही थी। तभी वहाँ शंभव जी आते हैं, आर्या को अपने साथ लेके और हर्षवर्धन जी के पास चले जाते हैं। आर्या तो आना नहीं चाहता था, उसे कहीं पर भी जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी दादाजी को मना नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बस वही उसे यहाँ खींच लाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसे एक अलग ही मकसद मिलेगी। उसका खुद का जीवन चेंज होने वाला है। ओटी के अंदर से किसी औरत की जोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद एक पल की शांति के बाद एक बहुत ही प्यारी रोने की आवाज़ आती है। वही उसकी आवाज़ सुनकर बाहर सब धक से रह गए, विशेषकर मल्होत्रा परिवार। तभी एक नर्स अपने हाथों में अपने साथ सफ़ेद कपड़े में नवजात शिशु को लेपते हुए अपने साथ लेकर आती है और वहाँ खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहती है, बधाई हो सर, लक्ष्मी आई है आपके घर में। इनके पापा कौन है? पहले वही लेंगे ना अपने बच्चे को। उनकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग जैसे सुनने पड़ गया है, विशेषकर मल्होत्रा परिवार, क्योंकि उनके घर से जैसे लक्ष्मी उठ गई है। मतलब उनके घर में तो बेटियां ने जन्म लेना छोड़ दिया था। वही अशोक जी तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि जो बच्चे हुई थी वो इनकी थी। नर्स के बोलने के बाद जब किसी ने भी बच्चे को नहीं लिया, क्योंकि सब सोच रहे थे कि उनके छूने से कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, वो सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो बच्चे ना होकर कोई गुलाब फूल हो जो उनके छूने पर भी बिखर जाएगा। शंभव जी जब देखता है सब शौक में खड़े थे तो उन्होंने बढ़ के नर्स से उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और अपनी जेब में से पैसे की गड्डी निकाल के उस नर्स के हाथों में देते हुए उन्हें जाने को कहते हैं। जब शंभव जी अपने हाथों में उस बच्चे को देखते हैं तो उनका दिल धक धक करने लगता है। उनके हाथों में वो चूहे जैसी मासूम सी बच्ची उन्हें अपनी हेजल हरी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो नज़र ऐसा था कि उस समय जो भी उस बच्चे को देखता वो बस देखते ही रह जाता। शंभव जी को उस बच्चे से एक अलग ही लगाव हो रहा था।
वही आर्या भी शंभव जी के पास आया और जब उसने बच्चे को देखा तो उसका दिल तो जैसे धड़कना बंद कर दिया था। उस समय उसे तो कुछ एहसास नहीं हो रहा था, बस वो उस बच्चे को देखने में बस था। फिर कुछ देर बाद सब अपने अपने सदमों से बाहर आ गए थे और हर्षवर्धन जी ने बच्चे को धीमी से लेते हुए अपनी नम आंखों से उस बच्चे को देखती है जो क्यूटली टुकुर टुकुर उन्हें देख रही थी। आर्या कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो बच्चे को देखे जा रही थी। उसे भी नहीं पता था उस समय उसके साथ क्या हो रहा था, पर उसका मन कर रहा था कि वो उस बच्चे को देखते ही रहे। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो आगे बढ़कर उस बच्चे के गालों पे धीरे से अपनी एक उंगली टच करता है और जल्दी से अपनी उंगली हटा लेता है। पर उसको ऐसा करने से उस बच्चे को गुदगुदी हो रही थी जिससे वो हंसने लगता है। वो सच में बेहद क्यूट और मासूम लग रही थी। इस समय हंसते हुए उसे देखकर आर्या की आंखों में चमक आ गई कि उसके छूने से बच्चे को भी खुशी हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब भला बच्चे को क्या पता कौन क्या है, उसे तो गुदगुदी हुई इसलिए वो हंसी। लेकिन आर्या ने सोचा ये उसके कारण इतनी खुश हुई और यही सोच के उसने फैसला लिया कि अब वो उसी बच्चे को सिर्फ टच करेगा अपनी पूरी जिंदगी में और किसी को नहीं, और ना ही उस बच्चे को किसी और मर्द टच कर पाएगा। फ्लैशबैक एंड। आर्या अपने ख्यालों से वापस आते हुए खुद से ही किसी साइको की तरह बोलता है, जब मैंने तुम्हारे जन्म लेने के बाद देखा तभी तुम मेरे हो गई थी। उस समय तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसा फीलिंग है, पर तुम मेरी हो और उस दिन को मैं आज भी सेलिब्रेट करता हूँ। अब तुम खुद ही मेरे पास आ रही हो तो तुम्हें मेरे पागलपन और दीवानीपन को समझना ही होगा, वरना इतना बोल वो खुद में ही एक डेविल स्मेल करता है। सच में उससे एक अलग तरीके की खतरनाक वाइब आ रही थी। वो इतना डरावना दिख रहा था कि अगर आई ने देख लिया तो वो फिर से बेहोश हो जाती। उसे तो कोई अंदाजा नहीं होता कि उसके जन्म लेते ही कोई उसे पागल की तरह चाहने लगा, जबकि उसे उस वक्त कुछ नहीं पता था। आर्या अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज आ रही थी, तो वो देखा कि आई उठकर बैठ रही थी। उसे उठता देख आर्या अभी भी अपनी भाभिन चेहरे के साथ आई को देख रहा था, जो अभी सोफे पे उठकर बैठ गई थी। ऐसा नहीं था कि आर्या के केबिन से अटैच बेडरूम नहीं था, बेडरूम था, वो भी बहुत ज्यादा आलीशान और बड़ा। बस बात ये थी कि आर्या आई को अपने सामने देखना चाहता था और इसलिए उसने आई को अपनी केबिन के सोफे पर लेटा दिया था, जिसमें आई बिल्कुल आराम से सो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ अभी, क्योंकि आई पहली बार आर्या की केबिन में आई थी। आई कंफ्यूजन से अपनी नजर को वहाँ से घुमाते हुए सब देख रही थी। केबिन का इंटीरियर उसे बहुत पसंद आया। एक पल तो वो केबिन की खूबसूरती में कहीं खो गया। फिर ऐसे ही उसकी नज़र घुमाते हुए केबिन की बीचों बीच वाली टेबल पर अटकी है, तो वो वहाँ पर आर्या को देखती है और वो एक पल के लिए बहुत खुश होती है। फिर उसे धीरे से याद आता है कि कैसे उसने आर्या के सारे एम्प्लॉयज़ को उठक बैठक कराई थी और खुद आर्या के ऊपर बैठते हुए उसे पुशअप करवाया था, और कितना मज़ा लिया आज उसने। और यही याद करके उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन फिर उसे आर्या की किस करने याद आ गया, और वो पल याद आता है जब आर्या ने उसे एकदम से अचानक खींचकर अपने करीब लिया था। वो पल याद करके वो ब्लश करने लगी। ब्लश करने से उसके गाल रेड हो गया था, जिससे वो और भी ज़्यादा क्यूट और मनमोहक लग रही थी। वही आई का ए रूप देख के तो आर्या घायल हो गया। हो साथ तेरा हमें हर कदम चाहिए, जिंदगी में हमें सिर्फ तुम चाहिए। उसका मन कर रहा था कि वो आई को खा ही जाए। आखिरकार उसकी लिटिल बन्नी लेग भी तो इतनी मनमोहक रही थी। तभी आई को तुरंत एहसास होता है कि आर्या ने उसे बिना कुछ पूछे उसकी पहले की चुरा लिया। आई को ये जैसे एहसास होता है, वैसे उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी कीमती चीज चुरा लिया हो, जो आई के खुद से भी ज्यादा प्यारा हो। और यही सोच के आई अपना गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस वो चिल्ला जा रहा था और आर्या को गुस्से भी जा रहा था। आई ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी लुट गई हो। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी, पर आर्या को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यही उसकी जगह कोई सामान्य इंसान होता तो वो बेहोश हो जाता। लेकिन जब आई देखती है कि आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो अपनी ठंड और भाविन चेहरे से उसे देख रहा था, तो आई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। आई ने सोचा था कि उसके इस तरह से रोने से आर्या उससे माफी मांगेगी और उससे बोलेगी प्लीज मुझे माफ कर दो, पर रो मत। पर आई के विचार बिल्कुल गलत था। आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा था।
यहाँ तक कि आर्या तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो तो बस ऐसे ही बैठा था और आई को देख रहा था, जैसे आई का रोना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर वो जानता हो कि आई ये सब सिर्फ नाटक कर रही थी और ये सच भी थी। पर अब भला बिना आंसू के कौन रोता है, और अगर रोता भी है तो इस तरह से गला फाड़ के कौन रोता है। आई को आर्या के कुछ रिएक्ट न करने से गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आर्या को मार मार के उसका थोबड़ा ही सुझा दे, पर वो वैसा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो थोड़ी और देर अपना गला फाड़ के रोती है। जब उसे पूरी तरह से भरोसा हो गया कि आर्या कुछ नहीं करेगा, तब आई गुस्से में आर्या की तरफ देखते हुए सोफे से उठती है और वैसे ही गुस्से में अपने पैर पटकते हुए दना के उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और आर्या को अपनी हेजल भरी आंखों से घूरती है और अपनी गुस्से भरी आवाज में आर्या के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर हैंडसम, एक तो आपने मेरी पहले किस चुरा ली, दूसरी मुझसे पूछा भी नहीं, और तीसरी सबसे मेन बात, जब मैं रो रही हूँ तो आप मुझसे माफी मांग के मुझे चुप करने की बजाय अपनी इस ठंडी चेहरे से मुझे घूरे जा रहे हो। समझते क्या हो आप खुद को? अगर आपने मुझसे माफी नहीं मांगी ना तो मैं आपको श्राप दे दूंगी कि आपका नुकसान हो जाएगा। आपके लिए काम करने वाले सारे लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे और आप गरीब हो जाओ। इतना बोल आई और कुछ सोचने लगती है कि क्या बोलूँ। और इस वक्त वो गुस्से में थी और वो सोचते हुए इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि क्या ही कहना। आर्या तो बस उसे देखता ही खो गया। तभी आर्या अपने मन में सोचता है, ये लड़की जो अभी कुछ घंटे पहले मुझे और मेरे एम्प्लॉयज़ को इस बात पे सजा दी थी कि वो अच्छे से काम नहीं करता और मैंने ऐसे लोगों को रखा है, इसलिए मुझे द आर्या सिंह राठौड़ को बिजनेस करना नहीं आता कि ऐसे लोगों को रखने में मेरा नुकसान होगा। वही लड़की अभी मुझे मेरा नुकसान हो जाने की श्राप दे रही है, और तो और गरीब भी। और एक मिनट, ये श्राप शब्द कहाँ से सीखा? लगता है अब इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एक पिद्दी सी लड़की कुछ भी कर सकती है। इतना सोच के आर्या आई को देखता है जो अभी भी सोचने में व्यस्त था, लेकिन अभी आई कुछ बोलने के लिए जैसे अपना मुंह खुलता है, वैसे ही आर्या आई का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बैठा लिया और आई सदमे में अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए बस आर्या को देखे जा रही थी। लेकिन फिर वो अपने शौक से बाहर आते हुए आर्या को जैसे ही कुछ बोलने को होता है, तभी आर्या आई के होठों पर हल्का सा पेट देता है, जिससे आई शौक होते हुए चुप हो जाती है। फिर जब आई शौक से बाहर आते हैं और कुछ बोलने को होता है, तो आर्या फिर से उसके होठों पर पेट देता है, जिस वजह से आई फिर से चुप हो जाता है। और यही सिलसिला 10 से 15 बार हो रहा था और अभी भी चालू था। दूसरी तरफ राठौड़ विला, माया जी का कमरा। माया जी और बाकी सबको उनके कमरे मिल गए थे, या यूँ कह लो कि पहले उनके कमरे राठौड़ विला में पहले से ही तैयार थे। वही माया जी के कमरे में इस वक्त माया जी के साथ उनकी बड़ी बेटी दीक्षा और बेटा संजय था। पीहू तो इनके साथ ज़्यादा शामिल नहीं होती थी, इसलिए वो इस समय पर नहीं था। तभी दीक्षा अपनी माँ से बोलती है, मॉम, आपने बताया था कि आप किसी से हद से ज़्यादा प्यार करती है, उसके लिए जुनून भी है, आप अभी भी उन्हें पाना चाहती है, तो कुछ बताइए ना आप अपने बारे में, जिससे मुझे यहाँ की लड़कियों की फंसाने की आइडिया मिल सके और मैं इनकी प्रॉपर्टी हड़प सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। आर्या आई को कुछ बोलने देगी या नहीं? कौन है जिसे आज भी माया जी पाना चाहती है? क्या माया जी को वो मिलेगा जिसे वो अभी भी चाहती है? आप सब प्लीज़ बताएंगे कमेंट में, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।